नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की है। रात थी 1 जनवरी 2025 की। पूरा इलाका नए साल की खुशी में डूबा था, लेकिन चित्रकूट के भरतकूप थाना पुलिस के पास अचानक एक कॉल आया जिसने पूरे जिले की नींद उड़ा दी। रेल विभाग ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर एक शव 2 हिस्सों में कटा पड़ा है। सूचना मिलते ही एसएचओ प्रवीण कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके की तरफ दौड़े। जब पुलिस वहां पहुंची तो सामने का नजारा किसी हॉरर सीन से कम नहीं था। रेलवे ट्रैक के पास पड़ा गांव के किनारे एक आदमी का शरीर बीच से पूरी तरह कटा हुआ। पहली नजर में लगा कि शायद ट्रेन से कटकर मौत हुई होगी, लेकिन पुलिस की ट्रेन्ड आईज इतनी आसानी से बात मानने वाली नहीं थीं। जैसे ही पुलिस ने आसपास की जगह चेक की, उन्हें ग्राउंड पर बिखरा हुआ खून मिला और वहीं पास में शराब की कई खाली बोतलें पड़ी थीं। यही पॉइंट था जहां पुलिस को फील हुआ, ये सुइसाइड नहीं, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। कोई इस मौत को ट्रेन एक्सीडेंट जैसा दिखाना चाहता था। ये केस जितना सिंपल लग रहा था उतना था नहीं। तभी कुछ ही मिनट में एसपी चक्रपाणी त्रिपाठी, सीओ राजकमल और एसओजी सर्वेलेंस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हर सबूत बड़े ध्यान से कलेक्ट किया, शव को सील कराया और पहचान की कोशिश शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद पता चला कि मृतक का नाम रामकृष्ण है, जो बांदा जिले के बिसंडा क्षेत्र का रहने वाला था। परिवार को सूचना दी गई तो कुछ ही देर में रोते बिलखते सभी लोग मौके पर पहुंच गए। उसकी पत्नी सुनैना तो जैसे अपने होश खो बैठी थी। बार बार बस एक ही बात कह रही थी कि रामकृष्ण नए साल पर जैकेट लेने बाजार गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मृतक के पिता राम रतन ने एक शॉकिंग दावा किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके बेटे की हत्या उसकी पत्नी सुनैना और उसके प्रेमी विनोद यादव ने मिलकर की है। उन्होंने बताया कि सुनैना और विनोद का अफेयर काफी समय से चल रहा था। इसी वजह से घर में आए दिन झगड़े होते थे। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 30 दिसंबर की शाम को विनोद अपनी बाइक से उस रास्ते से जाता हुआ दिखाई दिया। यह पहला सस्पिशियस मोमेंट था। पुलिस ने विनोद को उठाया, उससे पूछताछ शुरू की और उसका मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया। जब विनोद के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई तो बिगेस्ट शॉक मिला। 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह के बीच विनोद ने कई बार सुनैना को वीडियो कॉल्स किए थे। यह कॉल्स नॉर्मल चिटचैट वाले नहीं थे। क्लियर होने लगा। अब पुलिस ने सुनैना का मोबाइल भी कब्जे में लिया और उसे हिरासत में ले लिया। इंटरोगेशन शुरू हुई, दबाव बढ़ा, सवाल तेज हुए और आखिरकार वह मोमेंट आया जिसका पुलिस को इंतजार था। सख्ती से पूछताछ के बाद सुनैना और विनोद दोनों टूट गए और उन्होंने मर्डर की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। जो सच सामने आया वह इतना शॉकिंग था कि पुलिस टीम भी कुछ देर के लिए स्टन्ड रह गई। कहानी की जड़ें बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव चौंस से शुरू होती हैं। यही वह शांत सा गांव है जहां राम रतन अपने परिवार के साथ रहते थे। पीढ़ियों से जड़ी बूटियां बेचना उनका पुश्तैनी काम था। उनका इकलौता बेटा रामकृष्ण बचपन से ही इस काम में दिलचस्पी लेने लगा था। वह अक्सर अपने पिता के साथ दुकान पर बैठता, जड़ी बूटियों की खुशबू और उनके गुणों के बीच बड़ा होता गया। समय के साथ उसने पिता का कारोबार पूरी तरह अपने हाथों में ले लिया और मेहनत से घर चलाने लगा। कई साल पहले रामकृष्ण की शादी चित्रकूट की सुनैना से हुई थी। सुनैना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन खूबसूरत, समझदार और शौकीन किस्म की लड़की थी। शादी से पहले उसने शहर जैसी लाइफ के कई सपने देखे थे, लेकिन शादी के बाद उसे गांव की सीमाओं में ढलना पड़ा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता रहा। रामकृष्ण अपने परिवार, दुकान और पत्नी तीनों को समय देता। सुनैना सजने संवरने की शौकीन थी, लेकिन गांव की सादगी भरी जिंदगी उसके बड़े सपनों को धीरे धीरे छोटा करने लगी। समय गुजरा और सुनैना 3 बच्चों की मां बन गई, 2 बेटे और 1 बेटी। बच्चे बड़े हुए तो दोनों बेटे नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में चले गए। घर में सिर्फ बेटी रह गई, जो सुबह स्कूल चली जाती थी और वहीं रामकृष्ण अपने पिता के साथ दुकान पर। ऐसे में पूरा दिन सुनैना अकेली और खाली हो जाती और इसी खालीपन ने उसके जीवन की दिशा बदल दी।
इसी दौरान उसकी नजर पड़ी विनोद यादव पर। विनोद बांदा जिले के बदौसा थाने के उदयपुर नकटाहड़ा माफी गांव का रहने वाला था। उसके कुछ रिश्तेदार चौंस गांव में थे, इसलिए वह वहां अक्सर आता जाता था। सुनैना रोज अपने काम निपटाकर पड़ोस में बैठने जाती और यहीं उसकी मुलाकातें विनोद से बढ़ने लगीं। विनोद अभी तक अविवाहित था। उसकी बातों में एक अजीब चुंबक था, सुमट टॉक, चार्मिंग, थोड़ा फिल्मी अंदाज। जो उससे बात करता वही उसकी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हुए बिना नहीं रहता। सुनैना का दिल तो मानो उसकी एक मुस्कान से ही फिसल गया। जब भी विनोद रिश्तेदारी में आता, सुनैना किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंच जाती। विनोद को भी अब उसकी बातें पसंद आने लगी थीं। वह देखता था कि सुनैना खूबसूरत है, चंचल है और उससे बात करते वक्त उसकी आंखों में एक अलग स्पार्कल होती है। वह जानता था कि सुनैना 3 बच्चों की मां है, लेकिन अट्रैक्शन नाम की चीज बाउंड्रीज नहीं देखती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। अपने ग्रोइंग कनेक्शन को छुपाने के लिए विनोद ने रामकृष्ण से भी दोस्ती कर ली। उसने उसे भैया कहा और सुनैना को भाभी। यह एक तरह का मास्क था और यह मास्क इतना कन्विंसिंगली पहना गया कि कोई शक भी नहीं कर पाया। वह रामकृष्ण के घर खुलकर आता जाता, चाय पीता, हंसी मजाक करता और बिना रोक टोक घंटों बैठा रहता। समय के साथ साथ सुनैना और विनोद के बीच का रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन नहीं रहा, अब वह एक डेंजरस ऑब्सेशन बन चुका था। सुनैना को लगने लगा था कि विनोद ही उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा है। उसे यकीन हो गया था कि वही उसके अधूरे सपनों को पूरा कर सकता है। उसके मन में एक नया जीवन बस चुका था, एक ऐसी जिंदगी जिसमें न गांव था, न जिम्मेदारियां, सिर्फ विनोद और आजादी। एक दिन सुनैना बेहद उदास और बेचैन थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वजह थी विनोद। उसने रोते हुए विनोद से कहा, अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया है। सारी रात तुम्हारी यादों में जागती रहती हूं। मेरी हालत क्या होती है यह सिर्फ मैं जानती हूं। उधर उसी वक्त उसका पति रामकृष्ण दिन भर जड़ी बूटियां बेचकर लोगों का इलाज करता, उनकी तकलीफ दूर करता। लेकिन आयरन ये थी कि वह अपनी ही पत्नी के अंदर पल रही तकलीफ को कभी समझ ही नहीं पाया। थका हारा घर आता, शराब पीता, खाना खाता और सो जाता। न कोई बात, न कोई एहसास। ऐसे में सुनैना खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगी थी। विनोद ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने धीमे और नरम लहजे में कहा, भाभी, मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझता हूं, फिर तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? लेकिन सुनैना के अंदर अब पेशेंस खत्म हो चुका था। उसने तुरंत कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम दोनों किसी तरह यहां से भाग जाएं और शादी कर लें। फिर हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। यह सुनकर विनोद अचानक सीरियस हो गया। उसने कहा, भाभी, तुम्हें समझना चाहिए। तुम शादीशुदा हो, 3 बच्चों की मां हो। अगर हम भाग भी गए तो समाज में तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। मैं तो अकेला हूं, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा, क्या तुमने कभी सोचा है? सुनैना का जवाब चिलिंग था। उसने झुंझलाकर कहा, मुझे समाज की कोई परवाह नहीं। मुझे अपने पति से भी कोई लगाव नहीं है, बच्चों से भी नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। विनोद ने कई बार उसे रोकने समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनैना अब किसी की सुनने के मूड में नहीं थी। उसका प्यार अब जिद बन चुका था। धीरे धीरे उनके रिश्ते की चर्चा पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। लोग बातें करने लगे, कानाफूसी होने लगी। जब यह खबर विनोद के पिता भगवान दीन यादव तक पहुंची तो उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्होंने एक दिन विनोद को पास बुलाया और बेहद प्यार से समझाया, बेटा, जो तुम कर रहे हो वो हमारे सम्मान के खिलाफ है। समाज में हमारी बदनामी होगी। कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारी इज्जत पर दाग लगे। विनोद ने पिता के सामने सिर झुका लिया और वादा किया कि वह ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन यह वादा सिर्फ घर की 4 दीवारी तक ही टिक पाया। जैसे ही वह सुनैना के पास पहुंचता, सारी कस्में, सारे वादे हवा हो जाते। उधर सुनैना अपने पति रामकृष्ण से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। रामकृष्ण रोज शराब पीकर आता, खाना खाता और सो जाता। न कोई बातचीत, न कोई प्यार, न कोई ध्यान। धीरे धीरे सुनैना के मन में यह बात पूरी तरह बैठ चुकी थी कि विनोद और उसका पति रामकृष्ण दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है।
अब उसे प्यार सिर्फ विनोद से ही महसूस होता था। कई महीनों से उनका अवैध रिश्ता चल रहा था और इस रिश्ते ने दोनों को अंधा कर दिया था। विनोद के लिए भी यह सब नया था। पहली बार किसी औरत के साथ उसे शारीरिक रिश्ते का असली सुख मिला था और वह सुख उसे सुनैना से मिला। यही वजह थी कि अब वह भी उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। दिन रात उसकी आंखों के सामने सिर्फ सुनैना का चेहरा घूमता रहता था। लेकिन कोई भी राज ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहता। एक दिन रामकृष्ण को इस रिश्ते की सच्चाई का पता चल गया। जैसे ही उसे शक नहीं बल्कि यकीन हुआ, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह शराब पीकर घर आता और सुनैना से झगड़ा करता, गालियां देता और कई बार मारपीट तक करने लगा। उसने सख्ती से विनोद और सुनैना के बीच दूरी बनवा दी। दोनों की मुलाकातें लगभग बंद हो गईं। अब उनका रिश्ता मोबाइल फोन तक सिमट गया। लेकिन जब रामकृष्ण को मोबाइल पर बात करने की भनक लगी तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। इसी बात को लेकर घर में रोज लड़ाई होने लगी। हर दिन के साथ सुनैना के दिल में अपने पति के लिए नफरत और गहरी होती चली गई। एक दिन गुस्से और जुनून में डूबी सुनैना ने विनोद से साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो रामकृष्ण को खत्म कर दो, वरना यह प्यार व्यार सब ड्रामा बंद करो। मैं खुद अपनी राह बना लूंगी। यह सुनते ही विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कई रातों तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा, रामकृष्ण को रास्ते से कैसे हटाया जाए। वह जानता था कि हर अपराध की उम्र छोटी होती है, लेकिन उसकी सजा जिंदगी भर की भी हो सकती है। जेल, बदनामी, बर्बादी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। लेकिन दूसरी तरफ सुनैना थी, जिसके लिए वह अब कुछ भी करने को तैयार था। उसने तय कर लिया कि इस काम में किसी तीसरे को शामिल नहीं करेगा। न पैसा देना पड़े, न किसी पर भरोसा करना पड़े और पकड़े जाने का खतरा भी कम रहेगा। विनोद यह भी जानता था कि रामकृष्ण की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, शराब। शराब पीने के बाद वह अपना होश खो देता था। यही कमजोरी एक दिन उसकी मौत का कारण बन सकती थी। मौका पाकर विनोद एक दिन चोरी छिपे सुनैना से मिला। मिलते ही उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा कांटा बहुत जल्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन सुनैना अब सिर्फ बातों पर भरोसा करने वाली नहीं थी। उसने ठंडे और बेरहम लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर तभी भरोसा होगा जब तुम रामकृष्ण की मौत का लाइव वीडियो मुझे दिखाओगे। और ध्यान रखना, इस हत्या की खबर कानों कान किसी को नहीं होनी चाहिए। मुझे किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना है। सुनैना की यह बात सुनकर विनोद के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने पूरा प्लान सुनैना के सामने रख दिया और फिर उसने वो तारीख बताई, 1 जनवरी 2025, नए साल का पहला दिन और रामकृष्ण की जिंदगी का आखिरी दिन। दुनिया जब नए साल की खुशियों में डूबी होगी, आतिशबाजी चल रही होगी, लोग गले मिलकर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे होंगे, उसी वक्त हम रामकृष्ण की मौत का जश्न मना रहे होंगे। यह लाइन विनोद के दिमाग में लगातार घूम रही थी। उसने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया था, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल कोल्ड माइंड के साथ। योजना के मुताबिक 1 जनवरी 2025 की शाम को विनोद यादव ने रामकृष्ण को फोन किया। आवाज में अपनापन था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, चलो यार, नए साल की पार्टी करते हैं। भरतकूप के पतरा के पास बैठेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे। फोन आते ही रामकृष्ण ने पुरानी सारी दुश्मनी भुला दी। उसे क्या पता था कि यह फोन उसकी जिंदगी का आखिरी कॉल है। घर से निकलते वक्त उसने अपनी पत्नी सुनैना और पिता रामरतन से कहा कि वह अतरा बाजार से जैकेट खरीदने जा रहा है, जल्दी लौट आएगा। रामकृष्ण सीधा विनोद के पास पहुंचा। विनोद पहले से शराब और खाने पीने का इंतजाम करके बैठा था। भरतकूप के पास रेलवे पटरी के किनारे दोनों बैठ गए। शुरुआत में दोनों ने साथ पी, लेकिन असल खेल यहीं से शुरू हुआ। विनोद ने नाम भर की शराब पी, जबकि रामकृष्ण को बार बार पिलाता रहा। कुछ ही देर में रामकृष्ण नशे में झूमने लगा, बोल लड़खड़ाने लगी, आंखें भारी हो गईं। जैसे ही विनोद को लगा कि अब वक्त आ गया है, उसने जेब से मोबाइल निकाला और सुनैना को वीडियो कॉल किया। कैमरे में उसने रामकृष्ण की हालत दिखाई, बेहोश सा, गर्दन झुकाए जमीन पर बैठा हुआ। उधर मोबाइल स्क्रीन पर सुनैना सब कुछ देख रही थी। और तभी
विनोद धीरे से उठा, पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया। रामकृष्ण को जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ। अगले ही पल विनोद ने पीछे से पूरी ताकत के साथ उसके सिर पर पत्थर दे मारा। एक जोरदार वार, सिर फट गया और रामकृष्ण वहीं ढेर हो गया। यह सब उसकी पत्नी सुनैना लाइव वीडियो कॉल पर देख रही थी। न कोई चीख, न कोई आंसू, बस एक खामोश सहमति। रामकृष्ण की मौत के बाद विनोद ने अपने प्लान के मुताबिक शव को घसीटा। करीब 40 मीटर दूर रेलवे पटरी तक ले गया और उसे पटरियों पर डाल दिया। इसके बाद वह झाड़ियों में छिपकर बैठ गया, ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसे ट्रेन आने का आभास हुआ, उसने फिर से सुनैना को वीडियो कॉल किया। वह चाहता था कि वह अपने पति की मौत का आखिरी मंजर भी देख ले। कुछ ही पलों में ट्रेन आई और रामकृष्ण का शरीर 2 हिस्सों में कट गया। काम पूरा हो चुका था। विनोद वहां से सीधे अपने घर लौट गया। उसे और सुनैना को लग रहा था कि अब रास्ते का कांटा हट चुका है। अब वे दोनों आजाद हैं, अब कोई रोकने वाला नहीं। पुलिस कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचेगी, यही उनका भ्रम था। लेकिन वे यह भूल गए थे कि क्राइम कितना भी परफेक्ट क्यों न लगे, एक न एक गलती जरूर छोड़ जाता है। पुलिस जांच में तेजी आई। कॉल डिटेल, सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन, एक एक कड़ी जुड़ती चली गई। आखिरकार पुलिस ने विनोद और सुनैना को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों टूट गए। उनकी निशानदेही पर 3 मोबाइल, हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर और बाइक नंबर यूपी 90Y 6453 बरामद हुई। मृतक रामकृष्ण के पिता रामरतन की तहरीर पर पुलिस ने विनोद यादव और सुनैना के खिलाफ मामला दर्ज किया। धारा 102 BNS के तहत केस कायम हुआ। विनोद ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की पूरी कोशिश की थी ताकि वह और सुनैना आराम से जिंदगी गुजार सकें, लेकिन कानून से बचना किसी के बस की बात नहीं होती। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया और वहां से सीधे जेल। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।